Good morning, students. Welcome back to your SS class. Student, we have started chapter number 8, that is confronting marginalization. एक वीडियो लेक्चर हो चुका है and this is the second part of this chapter. Well, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, मीन्स या फर्स्ट वीडियो लेक्चर की बात करता हूँ, उस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस कर चुके थे वो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर, सेकंड जो फंडामेंटल राइट्स थे वो किस प्रकार से मार्जिनल जो पीपल हैं या कह सकते हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन्हें बचाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सोशल जस्टिस। ठीक है, ये हमने किया था। आज जो हमें अगर डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, मींस जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। इसमें से कुछ कानून के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है जो दलित पीपल और आदिवासी पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार से राइट बनाए गए थे। ठीक है, जहां पर SC/ST एक्ट 1989 और आदिवासी से रिलेटेड जो एक्ट था 1989 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मींस आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस का हमारा जो मेन केंद्र बिंदु रहेगा या कह सकते हो एक फोकस का पॉइंट रहेगा, वो रहेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं SC/ST और आदिवासी जितने भी पीपल हैं, दलित और आदिवासी यू कैन से, ठीक है, उनको बचाने के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो इसके बारे में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम SC और ST के बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं। आर्टिकल 15 उसके अंदर जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है, इट अथोराइज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन for the development of socially and educationally backward classes। आर्टिकल 15 का जो ये 4th सेक्शन है ये अथोराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को। ये क्या कहता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जाए किन व्यक्तियों के लिए, जो सोशली एंड इकोनॉमिकल मैनर से बैकवर्ड क्लास है। अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करता हूं, इंडियन सोसाइटी एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है जहां पर कास्ट का एक सर्टेन पार्ट था या कास्ट के अंदर एक ऐसा पार्ट था जो कि हमेशा बॉटम में रहता था, उसे कभी डेवलप होने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने उन डाउन ट्रोडन पर्संस को या आप कह सकते हो उन जो बिल्कुल बिलो थे, आप कह सकते हो बिल्कुल बॉटम में थे हमारी सोसाइटी के रैंक के अंदर, उसके अंदर उनको अपलिफ्ट करने के लिए सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हम मानते हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन का जो राइट था या अधिकार जो था वो आर्टिकल 15 के इस 4th सेक्शन में दिया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 46 क्या कहता है, इट डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। नॉर्मली खासकर जो अगर हम बात करेंगे वो है SC और ST। सबसे हम पहले क्या होना चाहिए, इस आर्टिकल 46 में कहा जाता है कि SC और ST जो है, SC जो ST हैं वो क्या करें, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है उनके हितों की रक्षा के लिए आर्टिकल 46 जो गवर्नमेंट को अधिकार देती है, और साथ साथ कहती है कि किसी भी प्रकार का कोई सोशल इनजस्टिस कहीं पर भी ना हो। इस प्रकार का जो अधिकार है वो SC और ST को इस आर्टिकल के तहत मिला है। आर्टिकल 330 एंड 332 इट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड इन द स्टेट असेंबलीज। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस वक्त इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया कि हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। इस सोसाइटी में एक ऐसा सेक्शन है जो कि बिल्कुल आप कह सकते हो गर्त में जा चुका है, बिल्कुल बॉटम पे है। ठीक है, अगर आपको उनको अपलिफ्ट करना है तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट का पार्ट बनना पड़ेगा, और एक गवर्नमेंट का पार्ट तभी बनेंगे जब उनको रिजर्व सीट्स पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में प्रोवाइड की जाएंगी। अदरवाइज ये कभी भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बन सकते। और जो सेक्शन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बना, उस सेक्शन की जो डिमांड्स होती है, उस सेक्शन की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो केवल पॉलिटिकल मैनर से अगर रिप्रेजेंटेशन का मौका इनको मिल जाता है, उस सिचुएशन के अंदर ये व्यक्ति जो है ऊपर उठ सकते हैं या इनकी डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसीलिए आर्टिकल 330 एंड 332 के अंदर रिजर्व जो सीट थी पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर,
मैं बात कर रहा हूं एमपी के इलेक्शन की, मैं एमपी की बात कर रहा हूं। तो पार्लियामेंट के अंदर भी और स्टेट असेंबली, जैसे कि हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारी जो विधानसभा है, जो हमारी स्टेट असेंबली है, जो भी सीएम को चूज करती है, इन दोनों के अंदर, हर एक स्टेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली जितनी है उन सब के अंदर इन आर्टिकल्स के तहत रिजर्व जो सीट्स है वो इनके लिए रखी जाएंगी। Article 338 makes the provision for the appointment of the special officer for the SC and STs by the President of India, जो क्या इन्वेस्टिगेट करता है, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स आते हैं उन सबको। ठीक है, ये 338 के अंदर एक प्रोविजन बनाया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एससी और एसटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नॉमिनेट करेगा, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, जो कि एससी और एसटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उन सबको ध्यान रखेगा। ओके, ठीक है, बाकी देख लेते हैं। एज द पार्ट ऑफ द एफर्ट टू द इंप्लीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों की दोनों, इन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स क्रिएट की जिनके अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं या ऐसे एरिया जहां पर दलित पॉपुलेशन है, ठीक है, वहां पर कुछ आप कह सकते हैं स्पेशल प्रोविजन किए जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं, इसके लिए स्पेशल कुछ आप कह सकते हो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करना सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए कानून बनना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट के सिस्टम में कहीं पर भी इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कानून बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कह सकते हो ऐसा एक्ट बना दिया गया है कि उस इनइक्वल सिस्टम को खत्म किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे किसी आम इंसान के द्वारा हो। ठीक है, इसी प्रकार का एक जो लो अभी हमने जो पढ़ा है वो है रिजर्वेशन पॉलिसीज। अगर मैं इस रिजर्वेशन पॉलिसीज की बात करता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट भी माना जाता है और कंटेंशन भी माना जाता है, विवाद से रिलेटेड, बहुत बड़ा विवाद हुआ है इसके ऊपर। तो इसी प्रकार का मीन्स किसी भी प्रकार से ट्राइबल पीपल की बात करें या दलित पॉपुलेशन की बात करें, किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी प्रकार से उनको इनइक्वल ना माना जाए, इंफीरियर ना माना जाए, इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी का जो कानून है वो क्रिएट किया गया और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो इनको अपलिफ्ट कर सकता है। ठीक है, the law which reserves seats in the educational and government employment for the Dalits and Adivasis, they are based on an important argument. मीन्स रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई, रिजर्व सीट्स प्रोवाइड की गई एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर दलित पीपल को भी और आदिवासी को भी। इसके लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया और उसके बेस पर इसको क्रिएट किया। क्या था? इन अ सोसाइटी लाइक आर्स, हमारी सोसाइटी, अगर मैं हमारी सोसाइटी की बात करता हूं जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, सदियों से वहां पर एक ऐसा सेक्शन है जो कि हमेशा जिसको कभी भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की ही नहीं गई, ना एजुकेशन की, ना काम की, ना नए स्किल अडॉप्ट करने की। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर से उस वर्ग को अगर हमें अपलिफ्ट करना है, उसे हमें डेवलप करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब एजुकेशन, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिकल मैनर से वो वीकर सेक्शन है, तो उसको एजुकेशन कैसे देंगे? हम नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए रिजर्वेशन देनी पड़ेगी हमें, ताकि वो बच्चा हायर एजुकेशन ले सके। ठीक है, सेकंड थिंग, वो बच्चा जॉब में शायद कंपीट ना कर पाए, बिकॉज ही और शी हैज द लैक ऑफ सोर्सेज, उसके पास सोर्सेज की कमी है। तो यही कारण है, इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने क्या किया? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इस चीज को, मींस रिजर्वेशन पॉलिसीज को अपनाया। उसके लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा बचा हुआ है जो हमेशा ही नीचे रहा है, जिसे कभी डेवलप होने का मौका ही नहीं मिला है। इस वर्ग को अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। तो इस आर्गुमेंट के आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसीज को एजुकेशनल एरिया में भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एरिया के अंदर भी प्रोवाइड किया गया। ओके, in addition to policy, our country also has specified laws
टू गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आल्सो। जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जो माइनॉरिटी ग्रुप में आते थे, उनके लिए भी कुछ कानून बनाए गए। जैसे कि एक एक्ट है SC ST एक्ट 1989। मींस हमारे देश के अंदर जो पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज तो बनाई गई, कुछ स्पेसिफिक लॉज भी बनाए गए ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, जो ये एक्सप्लॉयटेशन मींस इनका शोषण होता है इन कम्युनिटीज का, उससे बचाया जा सके। इसके लिए SC ST एक्ट 1989 की बात कर लेते हैं। दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड एंड इट वाज मेड बाय द दलित्स एंड अदर पीपल दैट गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली the ill treatment and the humiliation of the Dalit people and the tribal groups which they face every day. दलित पीपल और ट्राइबल पीपल हर रोज क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, ह्यूमिलेशन को फेस करते हैं। वो अपनी जॉब के प्लेस पर हर जगह पर उनको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए दलित पीपल ने और जितने भी अदर जो ग्रुप्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि कोई ऐसा एक्ट क्रिएट किया जाए ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन, ताकि ये ह्यूमिलेशन वाली सिचुएशन खत्म हो सके। ठीक है, इसीलिए इस एक्ट को 1989 के अंदर फ्रेम किया गया। गवर्नमेंट को अनटचेबिलिटी जैसी चीज के ऊपर फोकस कराने के लिए किया गया। इसके अंदर ये कहा कि गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि अनटचेबिलिटी इज बैन, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल दिया, पर जस्ट ओनली बोलना और रिटर्न फॉर्म में रखना सफिशिएंट नहीं है। इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर अनटचेबिलिटी की बात करता हूं, इट वाज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट हिडियस मैनर। बहुत जगह पर है था, मींस छिपे तरीके से होता था। इवन दलित पीपल को बहुत जगह पर वायलेंस का सामना करना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए इट प्रिस्क्राइब द स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, मींस कठोर पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो इसके अंदर इंडल्ज हो, उन्हें आप कह सकते हो चाहे जेल में डाला जाए या उनको पेनल्टीज देनी पड़े, कोई भी रीजन देना पड़े। ठीक है, अनटचेबिलिटी को प्रॉपर मैनर से खत्म ही करना है। दिस एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स। विभिन्न प्रकार के क्राइम इसको के अंदर आप कह सकते हो यूज किए गए। सबसे पहला है मोड ऑफ ह्यूमिलेशन, चाहे वो फिजिकल मैनर से हो चाहे मोरल मैनर से हो। उनको फिजिकल मैनर से भी और मोरल मैनर से भी रिप्रेंसिबल मींस निंदनीय माना गया है। ठीक है, दूसरा लेवल अगर मैं बात करता हूं, इस एक्ट ने जो किया है कि जो दलित वीमेन है या ट्राइबल वीमेन है, अगर वो कहीं पर भी काम करती है, किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो, उन्हें डिसऑनर को फेस ना करना पड़े, उनके साथ ह्यूमिलेशन जैसा बिहेवियर ना करना पड़े, उन्हें किसी भी प्रकार की हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। तो दूसरा तरीका उन्होंने क्या किया, फीमेल के लिए दिया। एक तरीका तो उन्होंने लिया कि मोड ऑफ ह्यूमिलेशन डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई मारपीट से ही ह्यूमिलेशन हो रही है, ऐसा भी तो सकता है कि मोरल मैनर से, आप कह सकते हो भावनात्मक तरीके से भी उसको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिसाइड किया। दूसरा, वीमेन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई कि जो SC और ST की वीमेन है, जो कि वर्क प्लेस पर उनको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है, समटाइम्स दे आर हरास्ड बाय डिफरेंट थिंग्स, तो उन सब से बचाए जाए। तो इस तरीके से इस एक्ट का यूज किया गया। ठीक है, अब दलित पीपल की बात कर लेते हैं, आदिवासी की। अब इसका मोस्टली बेनिफिट, खासकर अगर हम बात करते हैं ST और SC के बारे में पढ़ रहे थे हम, 1989 का एक्ट जो है उसके अंदर एक अनदर रीजन भी दिया गया है कि जो आदिवासी एक्टिविस्ट है, दे रेफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्युपाई द लैंड दैट वाज ट्रेडिशनल देयर्स। 1989 के इस एक्ट का आदिवासी जो पीपल थे, उन्होंने कैसे यूज किया कि जिस एरिया के ऊपर वो पहले रहते थे, अब उनसे वो छीन ली गई है। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो अधिकार प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने इस एक्ट का यूज किया गया। They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to the tribal people in the constitution, that land belonging to the tribal people can't be sold to or bought by any non-tribal people. इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रॉमिस किया है कि जो लैंड ट्राइबल पीपल्स से बिलोंग करती है, कोई भी नॉन ट्राइबल पर्सन ना तो उसे बेच सकता है, ना ही उसे खरीद सकता है। तो इस एक्ट के अंदर ये चीज भी ऐड कर दी गई कि ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए।
सीके जानू जो कि एक आदिवासी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने he has also pointed out that in case where tribal have already been evicted, अगर कहीं से ट्राइबल पीपल को बाहर निकाल दिया गया है, कांट गो बैक टू देयर लैंड, और वो वापस नहीं जा सकते, दे मस्ट बी कंपनसेटेड, उनको उसकी जगह पर कुछ और मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये आदिवासी जो एक्टिविस्ट थे सीके, इन्होंने ये बात की। That is, the government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere. Means अगर ऐसे व्यक्ति जिनको उस एरिया से निकाल दिया गया है, अब वो वहां पर किसी वजह से नहीं जा सकते आदिवासी पीपल, तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाना चाहिए कि उनको कंपनसेशन मिले, ताकि वो डेवलप हो सके, ताकि वो अदर कहीं दूसरी जगह पर अपने सर्वाइवल के लिए या अपने लाइवलीहुड के लिए काम कर सके। तो आदिवासियों ने क्या किया, जो 1989 का एक्ट जो था, उसके अंदर इस चीज को भी पॉइंट आउट किया कि जो जगह ट्रेडिशनल मैनर से उनकी है वो उनको ही मिलनी चाहिए। ट्रेडिशनल मैनर से जो जिसके ऊपर उनका अधिकार है, उसके आधार पे ही उनको काम मिलना चाहिए। ठीक है, केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उतना सफिशिएंट नहीं है, इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिसके लिए SC/ST एक्ट 1989 का निर्माण किया गया। और उस 1989 के निर्माण के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ह्यूमिलेशन, चाहे उनकी मेल और फीमेल कहीं पर भी फेस करते हैं, तो उसके लिए वो SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, आदिवासी पीपल ने इस 1989 के एक्ट के अंदर एक चीज और ऐड कर दी कि जो ट्रेडिशनल मैनर से उनकी लैंड थी, जो उनका लाइवलीहुड का सोर्स था, उसे बचाने के लिए या कह सकते हो उसको प्राप्त करने के लिए इस एक्ट के अंदर ऐड किया गया। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी नॉन ट्राइबल पर्सन ना तो उस जमीन को बेच सकता है जो कि ट्रेडिशनल मैनर से ट्राइबल पीपल की मानी जाती है, और ना ही उसे खरीद सकता है। और दूसरी चीज एक और ऐड की गई कि जिस एरिया से उनको निकाल दिया गया है और किसी वजह से वो उस एरिया में नहीं जा सकते, तो कंपनसेशन के रूप में उनको कुछ ना कुछ अदर जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड कर सके। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, इस चैप्टर से हमें जो पता चलता है वो पता चलता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारा हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप था, एक लार्ज सेगमेंट ऐसा था जिसको प्रॉपर मैनर से ना तो एजुकेशनल फैसिलिटी मिलती थी, ना ही प्रॉपर मैनर से उनको इक्वल राइट मिलते थे। ऐसे व्यक्तियों को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोविजन किए, और गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए जिसके माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रोटेक्ट किया जा सके और उन व्यक्तियों को आप कह सकते हो बचाया जा सके। तो इस चैप्टर के अंदर हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।